हेलो दोस्तों। टाइटल के हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि आज का अपना टॉपिक है केमिस्ट्री। तो जैसे मैं केमिस्ट्री वर्ड बोलता हूं तो नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि केमिस्ट्री सिर्फ लेबोरेटरीज में होती है, या फिर मैं अभी लेबोरेटरी में खड़ा हूँ केमिस्ट्री के और वहाँ पे कुछ टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ ब्यूरेट स्टैंड है, या फिर टाइट्रेशन के लिए जो भी एपरेटस लगते हैं वो है, या फिर कलर टू पिंक या पिंक टू कलरलेस ऐसा कुछ एंड पॉइंट आपको अचीव करना है, या फिर कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन करना है, कुछ रिएक्शंस देखने हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करना है और उसकी प्रॉपर्टीज जानने हैं। तो नॉर्मली जब केमिस्ट्री के बारे में सोचा जाता है तो नॉर्मली इसी थिंकिंग पे या इसी थॉट प्रोसेस पे बोला जाता है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ केमिस्ट्री या जो कन्वेंशनल वे है उसके अलावा आपको डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स है केमिस्ट्री के उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप अगर देखेंगे तो नॉर्मली केमिस्ट्री के बारे में हम जब बात करते हैं तो केमिस्ट्री सिर्फ लैबोरेटरीज में नहीं होती है। तो आपके आजू बाजू में या फिर आपके डेली लाइफ में अलग अलग जगह कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ ना कुछ केमिकल और उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी चालू रहती है। तो वो भी केमिस्ट्री है। तो मैं अभी इंटरेस्टिंग वे से आपको वो केमिस्ट्री बताने वाला हूं जो आपके एवरीडे लाइफ में या डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है उसके बारे में फिर आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री के अलग अलग एप्लीकेशन से या फिर आपके डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री है, लेकिन शायद आपने उस हिसाब से या उस तरीके से आपने उसको देखा नहीं होगा। तो अगर आप सिंपल एग्जांपल लेंगे, जैसे हम नॉर्मली गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट की एक्टिविटीज रहेंगी या गुड नाइट टू गुड मॉर्निंग की एक्टिविटीज अगर देखेंगे तो सिंपल अगर आप पानी पीते हैं तो पानी एक केमिकल है, वाटर H2O। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हम बोलते हैं कि हर एक आदमी के कुछ ना कुछ स्वभाव रहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं, वैसे हर एक केमिकल का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहता है। तो वाटर जब हम पानी पीते हैं तो उस हिसाब से बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती है। जैसे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, उस हिसाब से अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। बॉडी में ऑलरेडी कुछ केमिकल्स अवेलेबल है, उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है और उस हिसाब से केमिकल रिएक्शन चालू हो जाती है। तो ये सिंपल फिनोमिना है कि आप रोज पानी पीते हैं तो पानी पीना और पानी की प्रॉपर्टी चेक करना, ये भी केमिस्ट्री के अंडर है। अगर आप चेक करेंगे कि आप शॉवर लेते हैं, बाथ लेते हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन है और उसी हिसाब से कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर आप फूड कुक करते हैं, जैसे कुछ खाना बनाते, वो ब्रेकफास्ट रहो या लंच रहो या फिर डिनर में रहो, कुछ ना कुछ आप बनाते हैं तो उस बनाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ केमिकल्स लगते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि सॉल्ट आप यूज करते हैं या शुगर आप यूज करते हैं, उसमें वाटर यूज करते हैं या टर्मरिक यूज करते हैं, ये सब अलग अलग केमिकल्स है। अगर आप कुछ उसमें एडिटिव्स ऐड करेंगे, फूड एडिटिव्स जिसको बोलते हैं, वो भी केमिकल्स हैं। और ये जब आप मिक्स करेंगे या फिर उसको हीट करेंगे या फिर उसको स्टरिंग करेंगे तो ये सब अलग अलग केमिकल रिएक्शन वहां पे पॉसिबल। शायद कुछ फूड कुकिंग में केमिकल रिएक्शन नहीं रहेगी, लेकिन एटलीस्ट आप वो केमिकल कंपोनेंट डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आप कार वॉश कर रहे हैं या आपका घर का रूम क्लीन कर रहे हैं तो वहां पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं या क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, तो वहां पर भी केमिकल्स हैं। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो बाथरूम क्लीनिंग के लिए अलग सॉल्वेंट यूज होते हैं, अगर टॉयलेट क्लीनिंग के लिए देखेंगे तो उसके लिए अलग केमिकल्स यूज होते हैं। और ये सब अलग अलग केमिकल्स की हर एक प्रॉपर्टी है और वो रिएक्शन वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से है उसके एप्लीकेशन डिसाइड हो चुके हैं। अगर आप सिंपल हंसते हैं या फिर आप रोते हैं तो ये भी एक्चुअली एक केमिकल फिनोमिना है, क्योंकि आपके बॉडी में जो केमिकल्स अवेलेबल है वो केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर दो तीन केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, उस हिसाब से आपकी रिएक्शन आपको बाहर दिखाई देती है। तो ओवरऑल बॉडी में भी अलग अलग केमिकल्स हैं, जो भी आपके नेचर रहेगा, जो भी आपके इमोशंस रहेंगे, उसको भी अगर आपको रिफ्लेक्ट करना है तो वहां पर भी केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस है। तो ये सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री सिर्फ लैबोरेटरीज में नहीं होती, तो केमिस्ट्रीज के
और केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग एग्जाम्पल से जो डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, आपके सराउंडिंग में, आजू बाजू में कहीं ना कहीं अवेलेबल है, या फिर आपके बॉडी में वहां पर भी अवेलेबल है। तो चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स है, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ आज आपको 10 एग्जाम्पल दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सिंपल पिक्चर है। तो ये पिक्चर जैसे आपको केमिस्ट्री, केमिकल, केमिकल लोचा, ऐसे कुछ वर्डिंग आपको याद आते हैं या रिकॉल होते हैं। जैसे आप संजू बाबा यानी कि संजय दत्त, मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो ये पिक्चर में वहां पे जो डायलॉग है वो डायलॉग में वहां पे केमिकल लोचा है। तो ये केमिकल लोचा, ये केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन या केमिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है। तो ये केमिकल लोचा वर्डिंग ये सिंपल सिर्फ एक पिक्चर का डायलॉग नहीं है। तो रियलिटीज में ये एक्चुअली अपने बॉडीज में जो केमिकल्स अवेलेबल है वो केमिकल अवेलेबल है, उस हिसाब से उसके रिएक्शंस रहते हैं और उसी हिसाब से उसके इमोशंस वहां पे जनरेट होते हैं। इसीलिए ये एक्चुअली केमिकल लोचा साइंटिफिक वे से भी हमको देखना चाहिए, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है डेली लाइफ एग्जांपल में, आपका खुद का बॉडी, आपके खुद के शरीर में अलग अलग केमिकल्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर में आपको दिखाई देगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में। तो जो भी केमिकल कंपोनेंट्स आपके शरीर में प्रेजेंट है उसमें से 65% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद में कार्बन आप देखेंगे तो 18% प्रेजेंट है। उसके बाद में 10% हाइड्रोजन है, और फिर बाद में अलग अलग जो केमिकल्स है वो चाहे नाइट्रोजन रहे, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज, कोबाल्ट, लिथियम, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेड, आर्सेनिक, वैनेडियम, ब्रोमीन। अगर आप शायद मालूम नहीं रहेगा तो आपको आज मालूम होगा कि अपने बॉडी में, अपने शरीर में इतने सारे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप कुछ टैबलेट या मेडिसिन अगर आप चेक करेंगे तो कुछ डॉक्टर्स आपको ये डिफिशियंसी, जैसे हम नॉर्मली हमको मालूम रहता है कि आयरन डिफिशियंसी, तो आपके बॉडी में अगर आयरन डिफिशियंसी है तो आपको आयरन की टैबलेट्स दी जाती है। इसी प्रकार से जैसे अभी जिसका 30 या 40 प्लस एज है तो वहां पे कैल्शियम डिफिशियंसी आती है। इसका मतलब क्या है कि अपने बॉडी में कैल्शियम होना जरूरी है, और ये अगर कंप्लीट नहीं होता है डेली रूटीन में आपका तो आपको कैल्शियम के टैबलेट दिए जाते हैं। इसका मतलब ये जो केमिकल कंपोनेंट और उसके प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शन, इसके ओरिएंटेड हम डेली लाइफ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री वाला ही काम कर रहा है या केमिकल इंजीनियरिंग काम कर रहा है, सभी लोग ये कुछ ना कुछ टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है कि ये टैबलेट में एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट्स क्या है और उसका काम क्या है। और अपने बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे केमिकल्स अवेलेबल है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसका काम क्या है, ये भी आपको शायद मालूम नहीं रहेगा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये प्राइमरी सॉल्वेंट है, और ये टेम्परेचर, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो ऑस्मेटिक प्रेशर रहता है वो रेगुलेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो वो सबसे बढ़िया, सबसे मेन एनर्जी सोर्स है। और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं बॉडी के, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो ये वाटर थ्रू प्रेजेंट रहता है और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। अगर नाइट्रोजन देखेंगे तो वो कुछ प्रोटीन्स में अवेलेबल रहेगा या फिर न्यूक्लिक एसिड में अवेलेबल रहेगा। या फिर कैल्शियम हम देखते हैं तो कैल्शियम मसल ओरिएंटेड काम रहता है, बोन्स ओरिएंटेड काम रहता है। जैसे मुझे वापस मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग याद आता है, तो वहां पे इतनी सारी 200 प्लस बोन्स है। इसका मतलब क्या है, इतनी सारी हड्डियां है वो तोड़ देना है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे अगर आप कैल्शियम डिफिशिएंट नहीं है, अगर आप कैल्शियम एक्वायर कर चुके हैं जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आपके बोन्स, आपकी हड्डियां स्ट्रांग रहेगी। तो हर एक केमिकल का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और अपने बॉडी में, अपने शरीर में इतने सारे केमिकल्स प्रेजेंट है, और इसका ये ओवरऑल परसेंटेज और उसके अलग अलग फंक्शनिंग है। तो मैं हर एक केमिकल के बारे में यहाँ पे अगर बताते बैठूंगा तो शायद उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो मैंने सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंस बताने के लिए एग्जांपल लिया है, जहां पे आपको दिखाई देता है कि डेली लाइफ में अगर आप सिंपल आपकी बॉडी, शरीर देखेंगे तो उसमें ही इतने सारे केमिकल्स अवेलेबल है।
सेकंड एग्जांपल है केमिस्ट्री ऑफ इमोशंस। जैसे नॉर्मली अगर आप हिंदी पिक्चर में देखते होंगे, बॉलीवुड मूवीज में लव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लव, ये सारे बहुत सारे यहाँ पे वर्डिंग यूज होते हैं। जैसे आजकल की डेट में अगर आप रेडियो सुनते होंगे तो वहां पे बहुत सारे रेडियो जॉकी, जिसको हम नॉर्मली आरजे बोलते हैं, तो वो भी ये वर्डिंग यूज करते हैं, केमिस्ट्री ऑफ लव, लव ऑफ केमिस्ट्री। तो रियलिटीज में यहाँ पे कुछ साइंटिफिक उसका बेस है या नहीं, तो यहाँ पे साइंटिफिक बेस उसका है। जैसे नॉर्मली हम जब बताते हैं तो नॉर्मली सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना ही बताते हैं कि आप है, यानी कि यू, जहां जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई दिया, और मी, एंड देन इट कंबाइंसली गिव्स यू इमोशन। बट हाउ इट इज, सो साइंटिफिकली इफ यू ऑब्जर्व, अगर ये आप सेकंड इमेज ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन में यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग केमिकल्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये पार्ट बताया मैंने, तो ब्रेन के ये पार्ट में हिप्पोकैम्पस जिसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है सेकंड, इसको बोलते हैं मेडियल इंसुला, या फिर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंटेरियर सिंगुलेट। तो ये अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स है जहां पे अलग अलग केमिकल्स प्रेजेंट है, और वो केमिकल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपके इमोशंस भी आते हैं। तो जैसे आपको एकदम सेकंड्स में रोना आ गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ इमोशंस इन्वॉल्व है, और वो इमोशंस के बैकग्राउंड में आपके ब्रेन में ये केमिकल एक्टिवेट हो चुका है। अगर कुछ अलग इमोशंस दिखना है, आपको हैप्पीनेस दिखाना है, या फिर आप हैप्पी हो गए, आपका जैसे कुछ रिजल्ट लग गया, आपको अवार्ड मिल गया, आपको प्राइज मिल गया, या फिर आप विनर हो गए, तो ये जो हैप्पीनेस है तो ऑटोमेटिक आता है। तो ये ऑटोमेटिक कहाँ से आता है, तो जैसे ये फीलिंग आपको ब्रेन को फील होती है तो वो केमिकल एक्टिवेट हो जाता है ये फॉर्मूले से, और ये इमोशंस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग केमिकल्स अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स में अवेलेबल है, उसके अलग अलग रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस डिपेंड्स है वहां पे कंडीशन क्या है। जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि हैप्पीनेस है, या फिर सैडनेस है, या फिर वहां पे हायर टेम्परेचर है, आप कंफर्टेबल नहीं है, या फिर वहां पे कोल्डनेस है, बहुत कम टेम्परेचर है। तो ये सब अलग अलग कंडीशंस है जहां पे कुछ जगह शायद आपको कुछ स्ट्रेस महसूस हुआ होगा, या फिर आप एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं मेडिटेशन के बाद, जैसे नॉर्मली रिलैक्स होते हैं वैसे। तो ये अलग अलग इमोशंस अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में जो केमिकल्स है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री भी आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल बॉलीवुड का कुछ फॉर्मूला है या फिर एक डायलॉग है और उसी हिसाब से हमको सिर्फ लव केमिस्ट्री मालूम है। रियलिटीज में ये साइंटिफिक बेस भी आपको मालूम होना चाहिए, उसमें अलग अलग केमिकल्स क्या है, ब्रेन में एक्चुअली कौन से पार्ट में ये काम वर्कआउट होता है और ये कैसे वर्कआउट होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सेकंड सिंपल एग्जांपल है केमिस्ट्री ऑफ इमोशंस। थर्ड एग्जांपल केमिस्ट्री इन फूड प्रोडक्शन। तो जैसे नॉर्मली हम सबको मालूम है, आपको कोविड-19 पैंडेमिक भी मालूम है, आप चाहे कोई भी महामारी यहाँ पे रही ना रही, लेकिन आपका जो डेली लाइफ में कंजम्पशन है वो फूड का कंजम्पशन रेगुलर रहने वाला है। तो फूड कंजम्पशन जो होता है, तो फूड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये एक्चुअली हमने स्कूल लेवल में देखा है कि वहां पे एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहती है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे वर्कआउट होती है, इसीलिए मैंने ये एक्चुअली पिक्चर आपको दिखाई दिया। तो ये दिखाया जो पिक्चर है उसमें आपको क्या दिखाई देता है कि ये लैंड है जिसको हम सॉइल बोलते हैं नॉर्मली, उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेन काम है, और थर्ड एलिमेंट है वाटर। तो जनरली हम सबको मालूम है कि जो ट्रीज रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। हम उसके वाइस वर्सा उल्टा काम करते हैं, हम एक्चुअली ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रीज एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि जो हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का 50% पार्ट है एयर पोल्यूशन में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम ट्रीज एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और तो ये सबसे एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया बात है। दूसरी बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में
आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल काम करता है, तो रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हैं उसमें। और उसके अलावा जो हम ट्रीज या प्लांट्स के लिए जो पानी डालते हैं तो वो वाटर आएगा, और वहां पे अगर सनलाइट प्रेजेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो फोटो वर्ड है, तो फोटो का मीनिंग है फोटॉन्स, तो फिजिक्स में फोटॉन्स का मीनिंग रहता है एनर्जी पॉकेट्स। तो ये एनर्जी पॉकेट्स कहाँ से आएंगे, तो ये नेचुरल जो हमारा सनलाइट है, वो सनलाइट यहाँ पे अवेलेबल अगर रहेगा, अगर यहाँ पे CO2 अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे वाटर अवेलेबल रहेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुगर प्रोवाइड करेगी, यानी कि फूड। तो ये नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये 6 टाइम्स CO2 रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ पे वाटर जो है उसके 6 मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे मैं नॉर्मली लाइट लिख रहा हूँ, क्योंकि आजकल अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहता है तो आर्टिफिशियल लाइट या यूवी लाइट भी यूज होता है, और उसी रेंज में ये लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मैंने जो बोला है, यहाँ पे शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो शुगर का जो फॉर्मूला है C6H12O6, और उसके साथ ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, तो ये एक्चुअली 6 टाइम ऑक्सीजन है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो डेली लाइफ में हम रोज दिखते हैं कि यहाँ पे आजू बाजू में आपके ट्रीज है, प्लांट्स है, और बहुत सारे प्लांट्स ये शुगर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये बताया यहाँ पे कि नॉर्मली ये एरिया में जो जिसको हम ट्रीज या प्लांट्स के लिए ब्रीदिंग जोन बोलते हैं, तो ये ब्रीदिंग जोन क्या है, ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करता है और CO2 इनहेल कर रहा है। और यहाँ पे ये वाटर हम ऐड कर रहे हैं उसमें, या फिर रेन वाटर, नेचुरल वाटर भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली CO2 और ये वाटर, और यहाँ पे लाइट एज ए एनर्जी दिखाया है, तो ये सनलाइट प्रेजेंट है यहाँ पे, CO2 और ये वाटर, और ये प्रोड्यूस करेगा शुगर। तो यही सिंपल बात जो नेचुरल फिनोमिना है वो रिएक्शन में दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो ये 6 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस सनलाइट दैट गिव्स यू शुगर एंड O2। तो आपके लिए शुगर भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन जो फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, ये फोटोसिंथेसिस जो इंपॉर्टेंस है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन भी देता है और शुगर भी देता है। ये सिंपल थर्ड एग्जांपल है जो आपको एवरीडे लाइफ में आपको मालूम है, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू शायद आपको मालूम नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने ये बताया। फोर्थ एग्जांपल है केमिस्ट्री इन हाइजीन। तो जैसे अभी कोविड-19 पैंडेमिक सबको मालूम है, महामारी आ चुकी है, मार्च 2020 से हम उसको फेस कर रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आपका जो हाथ है वो आप कंटिन्यू वॉश करते रहिए, और आप मास्क पहनिए। तो उसमें से ये 3 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है जिसको हम हैंड वॉश बोलते हैं। तो आप हैंड जब वॉश करते हैं तो हाथ धोते टाइम आप कोई भी सोप यूज कीजिए, या फिर कोई भी लिक्विड सोप यूज कीजिए, या फिर कुछ भी जो एक्चुअली वॉशिंग के लिए यूज होता है, अगर आप उससे वॉश करेंगे तो जो मेन आपका इंटेंशन है कि कोविड के जो वायरसेस है वो किल होना चाहिए, तो वो होते हैं। अभी जो हैंड वॉश प्रोसेस है ये तो अपनी रेगुलर प्रोसेस है, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होती कैसी है, तो इसमें भी सिंपल केमिस्ट्री, क्योंकि हैंड वॉश तो सभी करते हैं। तो ये केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री के लिए आपको अगर ये देखेंगे तो ये इमेज में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे एक सरफेस है जो जनरल सरफेस या नॉर्मल सरफेस है, और उसके ऊपर ये ग्रीस है। तो यहाँ पे अभी ये मैं प्रोसेस कोविड के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको नॉर्मल वॉशिंग प्रोसेस बता रहा हूँ। तो जहाँ पे ग्रीस प्रेजेंट है, तो ये सरफेस पे अगर ग्रीस प्रेजेंट है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वो वाटर में अगर हम लिक्विड सोप या नॉर्मल सोप ऐड करेंगे तो उसमें ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें एक्चुअली एक आयोनिक हेड रहता है, ये जो सर्कल दिखाई देता है आपको, तो ये इसको बोलते हैं आयोनिक हेड,
और जो ये टेल दिखाई देता है आपको, इसको बोलते हैं कोवैलेंट टेल। तो ये जो आयोनिक हेड और कोवैलेंट टेल, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपको सोप में या डिटर्जेंट्स में दिखाई देंगे। तो इनका मेन क्या काम है और ये एक्चुअली कैसे एक्टिवेट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक नेचर के, फिलिक मींस एफेक्टिव, एफिशिएंसी, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि ये हाइड्रो, हाइड्रो मींस हाइड्रो ओरिएंटेड, उसका अफेक्शन है। हाइड्रो मींस वाटर, तो जहां पे पानी रहेगा तो पानी के ओरिएंटेड इनको अफेक्शन है, इनको अच्छी फीलिंग है, तो वो वाटर ओरिएंटेड वहां पे हेड जाएंगे। और जो टेल है वो एक्चुअली हाइड्रोफोबिक नेचर के, हाइड्रो मींस वाटर अगेन, पानी है, और फोबिक का मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है फियर, फोबिक मींस फोबिया, फोबिया का मीनिंग है फियर, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे उसको हेट। तो ये एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल को हेट करने वाले टेल्स है, और ये वाटर लविंग पार्टिकल्स है, ये इसको हेड बोलेंगे हम। तो ये डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि ये मॉलिक्यूल सेकंड डायग्राम में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो हेड से ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग पार्टिकल्स है, इसीलिए ये जो पूरे हेड से ये वाटर ओरिएंटेड है। और ये जो टेल है तो ये टेल हाइड्रोफोबिक नेचर के, तो वाटर के हेट करते हैं वो, अगर वाटर के हेट कर रहे हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सब वाटर है, और ये वाटर को हेट करने वाले, इसलिए यहाँ पे ये टेल्स है। और ये वाटर लविंग पार्टिकल्स है, ये हेड्स है, इसीलिए आपको वाटर ओरिएंटेड डायरेक्शन में आपको हेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये जब सोप यहाँ पे रहेगा, सोप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहेंगे, तो इसी हिसाब से ये रिएक्शन फास्ट होती है। और बाद में थर्ड इमेज में आपको दिखाई देता है कि थर्ड इमेज में या फिर थर्ड स्टेप में ये सब वाटर लविंग हेड जो है ये ऐसा सर्कल बना देते हैं। वो जो ग्रीस पार्टिकल है, ये येलो पार्ट क्या है, ग्रीस, ये जो पहले हमने यहाँ पे बताया, तो ये ग्रीस पार्टिकल्स के सराउंडिंग में जो पानी है और पानी के साथ ये सोप है। तो सिंपल अगर आप पानी यूज करेंगे तो भी ग्रीस क्लियर नहीं होगा, सिंपल सिर्फ सोप यूज करेंगे तो भी ग्रीस क्लियर नहीं होगा। तो आपको पानी और सोप सॉल्यूशन या फिर लिक्विड सोप का आपको प्रोपोर्शन में रखना है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो सराउंडिंग में वाटर है तो ये पूरे वाटर ओरिएंटेड, ये जो वाटर लविंग पार्टिकल्स है जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स, तो ये रहेंगे। और सेंटर में ये ग्रीस ओरिएंटेड, यहाँ पे वाटर नहीं है, तो ये जो हाइड्रोफोबिक नेचर के जो टेल है तो ये टेल यहाँ पे रहेगा, और फिर ये पूरा ऐसा सर्कल बनाएंगे। और ये सर्कल बनाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है एजिटेशन के बाद, ये जब पूरे ग्रीस को सरफेस से ये रिमूव करते जा रहा है। तो जैसे अब ये डायग्राम में ये सब स्टेप वाइज प्रोसेस स्लो लग रही है आपको, लेकिन ये सब प्रोसेस फास्ट होती है। जैसे हम लिक्विड सोप वाटर यूज करते हैं और हैंड वॉश करते हैं, जैसे आपने एड में भी देखा होगा, तो एड में भी सभी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हर एक टाइम बात करता है, एडवर्टाइजमेंट में भी बात करता है। तो वहां पे क्या बताया जाता है कि सिर्फ 20 यानी कि 20 सेकंड, अगर आप 20 सेकंड्स काम करेंगे तो हैंड वॉश हो जाते हैं। तो 20 सेकंड्स में ये पूरा फिनोमेना कंप्लीट हो जाता है। उसी हिसाब से चाहे वो ग्रीस रहो, चाहे वो ऑयल रहो, या फिर कुछ अलग इंप्योरिटीज रहेंगी आपके सरफेस पे, तो ये जो सोप है, ये सोप आपका इस फिनोमिना से, इस केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू काम करेगा, और जो भी इंप्योरिटीज रहेंगे वो क्लीन करेगा। तो ये सिंपल फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं हाइजीनिक एक्टिविटीज इन द केमिस्ट्री। तो ये हाइजीन का पार्ट है, क्योंकि हम हैंड वॉश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल में सभी को एप्लीकेशन मालूम है, लेकिन उसका बैकग्राउंड केमिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है, हैंड वॉश कैसे होते हैं, ये पता नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने ये एक्चुअली फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे बताया। फिफ्थ सिंपल एग्जांपल है जो केमिस्ट्री है अनियन ओरिएंटेड, जिसको हम प्याज बोलते हैं, मराठी में उसको कांदा बोलेंगे। तो ये प्याज हर एक होटल में, हर घर में, मैक्सिमम केस में हर एक सीजन में यूज होता है। तो सबको मालूम है कि जैसे हम प्याज काटते हैं तो आंख में से पानी आता है,
तो एक्चुअली ये प्याज का मेन काम या मेन फंक्शन आंख में से पानी आना नहीं है, लेकिन इसका केमिस्ट्री क्या है सभी को मालूम है, सभी ने एक्चुअली फील भी किया होगा कि जैसे ही कोई घर में प्याज काटता है तो आंख में से पानी आता है, अगर वो उसके आजू बाजू में बैठा होगा तो ये आंख में से पानी क्यों आता है, वहां पे उसके कौन से केमिकल कंपोनेंट्स है, और वो नॉर्मली जब हम प्याज खरीद लेते हैं उस टाइम आंख में पानी क्यों नहीं आता, या फिर हम जब फूड कुक करते हैं उस टाइम आंख में से पानी क्यों नहीं आता। तो वहां पे ये बैकग्राउंड मैंने ये इमेज में बताया है कि आंख में से पानी क्यों आता है। तो जैसे ही अभी ये इनिशियल पोजीशन में दिखाई देता है, ये पूरा प्याज है। अगर ये प्याज में आप देखेंगे तो कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो सल्फेट है मेन, और ये अगर प्याज को हम जब काटते हैं तो उसमें अलग अलग केमिकल्स गैसेस फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। तो उसमें अलग अलग केमिकल जो है, उसमें से मेन जो केमिकल आपके रिलेटेड जो केमिस्ट्री ओरिएंटेड जो मैं बात कर रहा हूं वहां पे है 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड। तो ये जो 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड है, तो इसकी वजह से 1 प्रोपेनिल और 1 प्रोपेनो इथेनॉल सल्फेट, तो ये सल्फाइड यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये एसिड की वजह से जब ये आंख में जाता है तो यहाँ पे प्रोपेन इथाइल सल्फॉक्साइड बन जाता है। तो ये एक्चुअली जैसे पैच काटते हैं तो काटने के बाद गैसेस फॉर्म से ये केमिकल बाहर आता है जो 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड है, और ये जो गैस जब आपके आंख से कांटेक्ट करता है तो वहां पे आंख में भी आपके केमिकल्स अवेलेबल है, और वहां पे रिएक्शन जब होती है तो ये रिएक्शन होने के बाद प्रोपेन इथाइल सल्फॉक्साइड, तो इसका जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से अपनी बॉडी बताती है कि ये सल्फॉक्साइड जो केमिकल है आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए घातक है, इसको बाहर फेंकना है। तो नेचुरल रिएक्शन अपने बॉडी की ये रहती है कि जैसे आपको इम्प्योरिटीज फॉरेन मटेरियल अगर आपके आंख में जाता है तो ऑटोमेटिक आपके आंसू आ जाते हैं, और ये आंसू के थ्रू ये एक्चुअल जो सल्फॉक्साइड है ये बाहर फेंका जाता है, और ये सिंपल प्रोसेस विद इन अ सेकंड हो जाती है। तो ये मेन केमिस्ट्री है, जैसे पैच काटते हैं तो आपके आंख में से आंसू क्यों निकल आते हैं। जैसे ही आप अगर कुक करेंगे, जैसे उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ये जो गैसेस है ये वहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये गैसेस रिलीज नहीं होगी या कम रिलीज होगी, या फ्यूम्स के साथ में वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसीलिए जब आप उसको फूड या कुकिंग के लिए ले जाते हैं तो वो जो सल्फेट है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो हाई टेम्परेचर पे, ये एक्चुअली उसका प्रॉपर्टी है कि वो टेम्परेचर पे या वो ऑयली सरफेसेस जो रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में वो डीएक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए जब हम कुक करते हैं तो कुक करते टाइम आपको ये एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपका जो प्याज यूज कर रहे हैं काटा हुआ प्याज, तो उसमें से आपका जो आंखों में से आंसू आते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये मेन रीजन है, ये जो बेसिक केमिस्ट्री है अनियन के बारे में। 6th एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, जिसको नॉर्मली हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, ये बोलते हैं। तो ये बेकिंग एक्चुअली क्या है, तो बेकिंग केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो हम नॉर्मली जो फ्लफी फ्रेशी ब्रेड यूज करते हैं, तो हर एक को मालूम है ब्रेड एज अ फूड जो डेली लाइफ में यूज होता है। तो ये ब्रेड कुक करने के लिए यहाँ पे बेकिंग फिनोमेना आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं। तो अगर ये बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे इफिशिएंट लिवेनिक एजेंट बोलते हैं उसको। तो ये लिवेनिक एजेंट है क्योंकि वो बेकिंग सोडा की वजह से जैसे आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए, जो आपको वॉल्यूम चाहिए, वो आपको वॉल्यूम और स्ट्रक्चर और उसका टेस्ट आपको मिलेगा ब्रेड में। तो वो करने के लिए आपको बेकिंग प्रोसेस थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप बेकिंग सोडा फूड आइटम्स में ऐड करेंगे तो उसके पहले वहां पे CO2 एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से फूड पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये बेकिंग सोडा जैसे आप ऐड करेंगे तो उसके अलावा जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का भी वहां पे रिएक्शन रहता है बेकिंग सोडा के साथ, और वो इंग्रेडिएंट्स की वजह से उसका स्ट्रक्चर और उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी चेंज होता है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाई देता है, ये रेगुलर बेकिंग प्रोसेस थ्रू ये प्रिपेयर किया है,
ये जो सेकंड वन है वो विथ ऑयल किया है, जैसे ऑयल है तो ऑयल आपको दिखाई देता है यहाँ पे, तो ऑयल का रिएक्शन अलग है विथ बेकिंग सोडा, और यहाँ पे विथ एग है, अगर आप एग यूज करेंगे उसमें तो वहां पे क्या हो सकता है, और विदाउट एग यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिखाई देगा थर्ड नंबर में विदाउट एग है, नो एग, तो यहाँ पे विदाउट एग आप यूज करेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको नेचुरली नहीं मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज करेंगे, आप एग प्रोवाइड करेंगे, प्रोपोर्शन में ऑयल प्रोवाइड करेंगे और कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड क्वालिटी है, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है, वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये सिंपल बेकिंग फिनोमिना और उसका केमिस्ट्री। सेवंथ एग्जांपल है फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो जैसे अभी आपको मालूम है कि ये तो बहुत सारे सालों से, 100 साल से ज्यादा भी ये एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे दादा परदादा जो यूज करते थे वो एक्चुअली आचार, जो अलग अलग आचार रहते, जैसे नींबू का अचार रहता है, आम का अचार रहता है, या फिर उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें ये अचार यूज होता है, तो वो प्रिजर्वेटिव्स के लिए अलग अलग ऑयल्स, अलग अलग सॉल्ट्स या अलग अलग एडिटिव्स यूज करते थे। लेकिन जो भी एडिटिव्स थे, जो भी केमिकल कंपोनेंट थे, वो सब नेचुरल थे, इसीलिए हम वो इजीली अवेलेबल भी होता था और इजीली भी यूज कर सकते थे, उसके लिए कोई स्पेशल टेस्टिंग मेथड के लिए भी जा नहीं सकते थे, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। लेकिन आज के डेट में हम जो फूड यूज कर रहे हैं तो वहां पे अलग अलग टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग अप्रूवल रहते हैं या फिर FDA कमिटी रहती है, FSSAI परमिशंस रहते हैं, ये अलग अलग परमिशंस क्यों रहते हैं, क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स में अलग अलग केमिकल कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके पिक्चर में क्लियर कट दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे टेट्राजीन है, या फिर सनसेट येलो FCF है, या फिर कार्मोजीन है, या फिर यहाँ पे इरिडोसिन है, ये अलग अलग आपको केमिकल्स अलग अलग लिक्विड या सॉलिड या गैसियस फॉर्म में या मिक्सचर फॉर्म में यहाँ पे यूज होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप एक ग्लासेस में देखेंगे तो सोडियम बेंजोएट्स है, सोडियम बेंजोएट, एस्पर्टेम या साइक्लोमेट, सल्फर डाइऑक्साइड, या ऐसे ऐसे अलग अलग केमिकल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम डेली लाइफ में फूड तो कंज्यूम करते ही है, तो ये फूड आप जो कंज्यूम करते हैं उसमें केमिकल्स क्या है, फूड की लाइफ क्या है, ये लाइफ बढ़ाने के लिए हम वहां पे केमिकल जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। जैसे अगर आप पैकेज फूड में देखेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कहीं जगह कि आपको ये 3 दिन में यूज करना है, कहीं पे लिखा रहता है आप 1 महीने के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं पे लिखा रहता है 3 महीने में, 6 महीने में या 12 महीने में। नॉर्मली जो ड्राई प्रोडक्ट रहता है जहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेंगे, या फिर उसको जैसे आप उसका सील ब्रेक करेंगे उसके बाद में उसका जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहते हैं, और मॉइस्चर अगर प्रेजेंट रहेगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, तो आपकी जो फूड की लाइफ है वो फूड की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, ये 8th पॉइंट है केमिस्ट्री इन डाइजेशन। तो हम डेली लाइफ में फूड यूज करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, और ये जो फूड कंज्यूम करते हैं वो आपको डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। तो आपके शरीर में ही, आपके बॉडीज में ही जो डाइजेशन सिस्टम है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होते हैं माल्टोज में, और माल्टोज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। वैसे अगर आप लिपिड्स यूज करते होंगे तो लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये अलग अलग केमिकल रिएक्शन आपके डाइजेशन सिस्टम्स में होती है डेली लाइफ में, चाहे आपका ब्रेकफास्ट रहो, लंच रहो, या फिर आपका डिनर रहो। तो जिस हिसाब से आप जो फूड कंज्यूम करने वाले, वो फूड जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग रिएक्शंस आपकी डाइजेशन सिस्टम्स में रहेंगे। अगर आप सोचेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स का जो कंपोनेंट्स या कॉम्पोजिशन देखेंगे, या फिर उसके पीएच जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, क्योंकि हम पीएच स्केल कहाँ पे यूज करते हैं, 0 to 7 और 7 to 14। तो 0 to 7 आपका अगर पीएच होगा
तो हम बोलते हैं कि एसिडिक नेचर। अगर 7 के बाद में या 14 के अंदर रहेगा तो उसको बोलते हैं हम बेसिक नेचर। अगर आपने आपका स्टमक का पीएच आप जानेंगे तो वो नियर अबाउट 2 to 3, तो आप पीएच की रेंज 2 या 3 के आसपास रहेगी। इतना एसिडिक आपका स्टमक रहता है, क्योंकि इसकी जरूरत है, अगर जो भी आप फूड कंज्यूम करते वो डाइजेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एसिड्स यूज करना पड़ेगा और इसी हिसाब से वहां पे एसिड्स जनरेट होना चाहिए या फिर एसिड्स अवेलेबल होना चाहिए, और फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा और उसके बाद में ही आपका डाइजेशन अच्छी तरह होगा। तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है या फिर फॉर्म हो जाता है या फिर प्रिपेयर हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक पार्ट है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये सिंपल एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का, डेली लाइफ एग्जांपल का। 9th है सनस्क्रीन यूटिलाइजेशन। तो हम जब समर आता है तो समर सीजन में हम ये सनस्क्रीन यूज होता है। तो ये सनस्क्रीन केमिकल एक्चुअली यूज कैसे होता है और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि ये सिंपल यूवी रेज है। जैसे अभी समर में आपको मालूम है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले लाइट्स आते हैं, सनलाइट, क्योंकि टेम्परेचर हायर साइड में रहता है। तो जब हम यूवी की बात करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आपके बॉडी पे, आपके स्किन पे अगर डायरेक्ट आता है, तो यूवी लाइट्स की या फिर अल्ट्रा वायलेट राइट्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्ट आपके लेयर थ्रू स्किन को पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, और जो मेन आपका स्किन का स्ट्रक्चर है, जो सेल्स है, उसको वो डैमेज कर सकता है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि हाइपोडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस। तो ये ऊपर का जो स्किन रहता है वहां पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको नॉर्मली हम फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको झटका लगेगा और वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो ये अगर पेनिट्रेट होगा, डर्मिस थ्रू जाएगा, तो ये सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं उसको, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से आपके अगर सेल डैमेज हो जाते हैं तो आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट तैयार हो जाएगा। तो काला दाग जो बोलते हैं हम कि ये नहीं जाएगा, परमानेंट आपके साथ ही रहेगा। तो ये थर्ड डिग्री बर्न, तो ये हाइपोडर्मिस केस रहेगी, और इसको अगर अवॉइड करना है तो आपको ये केमिकल्स यूज कर सकते हैं, और हम नॉर्मली यूज करते भी है। तो एक्चुअली केमिकल अगर ये कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, तो आप ये सिंपल स्किन के ऊपर आउटर साइड स्किन पे हम लगाते हैं उसको, और उसकी वजह से क्या होने वाला है, ये जो अल्ट्रा वायलेट बी ग्रेड रेज जो है या फिर ए ग्रेड रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये सनस्क्रीन लोशन या केमिकल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जो यूवी रेज आने वाले उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, वो उसको पेनिट्रेट होने नहीं देंगे। तो ये भी एक केमिकल और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सनस्क्रीन का एक सिंपल फिनोमिना है जो डेली लाइफ में केमिस्ट्री के अंदर है। और ये 10th एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग। मराठी में गंजने, हिंदी में बोलेंगे तो जंग लग गया। तो ये जंग लग गया, ये पिक्चर से आपको पता चलता है कि एक्चुअली रस्टिंग फिनोमिना क्या रहता है, या फिर उसको केमिस्ट्री में करोजन भी बोलते हैं। तो ये करोजन फिनोमिना क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली केमिस्ट्री है, इसके बैकग्राउंड में केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आपको ये डेली लाइफ में हम देखते तो है, लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये पता नहीं चलता। तो ये सेकंड पिक्चर आपको दिखाई देता है जिसमें मैंने बताया कि एक्चुअली ये नॉर्मल मेटालिक सरफेस है जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सब मेटालिक सरफेस दिखाई देता है, ठीक है। और ये सरफेस मेटल में नॉर्मली जैसे पिक्चर में दिखाया, तो मैक्सिमम अपने मेटल्स Fe यानी कि आयरन से यूज होता है, ठीक है। तो Fe कंपोनेंट अगर यहाँ पे रहेगा तो यो मैंने यहाँ पे दिखा है Fe2+ आयनिक फॉर्म में। Fe यानी कि लोहा हम यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अपने जो इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से हम लोहे से बनाते हैं, और लोहे में Fe कंपोनेंट रहता है, आयरन कंपोनेंट रहता है, फेरस। तो ये Fe2+ के हिसाब से रहेगा। अगर वहां पे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, या फिर आपका जो भी इक्विपमेंट या आपकी गाड़ी भी रहेगी, जो भी रहेगा, तो अगर वो मॉइस्चर के साथ आएगा या फिर
वो मॉइस्चर के साथ अगर कांटेक्ट में आएगा तो Fe यानी कि आयनिक फॉर्म में Fe2+ और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी और Fe की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो Fe और वाटर की रिएक्शन हो जाएगी और वो हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो Fe कंपोनेंट है, जो आपका मेटल कंपोनेंट है, जो भी आपका इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, गाड़ी जो भी रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही रहता है। जैसे हम नॉर्मल अभी एटमॉस्फेयर में बैठे तो यहाँ पे एयर अवेलेबल है, हवा है, तो हवा में 71% से ज्यादा 70% प्लस हम यूज करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल है, और रिमेनिंग नाइट्रोजन और अदर गैसेस कंपोनेंट्स है। तो हम केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेवल 79% है और रिमेनिंग इज नाइट्रोजन 21%। तो ये 70+ और 80 के आसपास, तो हम जनरली जब बात कर रहे हैं तो ये 79% ऑक्सीजन हवा में ही अवेलेबल है, तो ये ऑक्सीजन तो हमेशा अवेलेबल रहने वाला है। अगर हम मेटल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसमें आयरन यूज कर रहे हैं, तो ये फेरस पार्ट ये फिर रहने ही वाला है। और वहां पे अगर ये वाटर अवेलेबल रहेगा तो ऑब्वियसली Fe plus O2 plus water that gives Fe2O3, तो ये ऑक्साइड तैयार करने वाला है। तो ये अगर ऑक्साइड कैसे तैयार होता है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है और वाटर है, तो ये पहले हाइड्रोक्साइड तैयार कर रहा है, और यहाँ पे ये Fe आता है, और Fe के प्रेजेंट में अगर ये हाइड्रोक्साइड आता है तो FeOH टेकन ट्वाइस, तो ये फेरस का हाइड्रोक्साइड तैयार होगा। ये बाद में कन्वर्ट हो रहा है FeOH3 में, और ये FeOH3 जो कन्वर्ट हो रहा है Fe3O4 में। तो चाहे Fe2O3 रहो या Fe3O4 रहो, फेरस का, आयरन का अगर ऑक्साइड प्रिपेयर हो रहा है, इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये रस्टिंग, करोजन जिसको बोलते हैं, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ का सिंपल मीनिंग है कि अगर मेटल रहेगा, एटमॉस्फेयर में ओपन रहेगा और वहां पे वाटर प्रेजेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने वाली है, यानी कि केमिकल रिएक्शन। और वहां पे अगर ये ऑक्साइड तैयार हो जाता है तो ये ऑक्साइड आपको जो Fe3O4 या Fe2O3 ये आपको ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपको ये पार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये जो ब्राउनी ऑरेंज कलर वगैरह जो दिखाई देता है, तो ये एक्चुअली ऑक्साइड्स ऑफ फेरस है या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन है। तो यहाँ पे ये रस्टिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो नॉर्मली हम देखो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट या वैल्यूएबल अगर आपका कुछ ये है थिंग है, तो उसको हम पेंटिंग करते हैं। जैसे हम विंडोज को पेंटिंग करते हैं, या फिर डोर्स अगर मेटालिक के रहेंगे तो उसको पेंटिंग करते हैं। जो अपनी गाड़ियां रहती है तो वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसको भी पेंटिंग रहती है। तो ये पेंटिंग का मेन सबसे पहला पर्पज यही है कि करोजन से आपको प्रिवेंट करना है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन में ओपन रहेगा, तो हवा में ऑक्सीजन रहेगा और हवा में वाटर मॉइस्चर भी रहते हैं। तो वहां पे मॉइस्चर अगर प्रेजेंट रहेगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने वाली है, करोजन के चांसेस है। तो इसके लिए प्रिवेंटेबल मेजर्स पेंटिंग है, या फिर कुछ अलग अलग कोटिंग भी यूज होते हैं। जैसे अभी टंगस्टन कोटिंग यूज करते हैं, या फिर आयरनिक या फेरस मेटल की जगह हम क्रोमियम यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मेटल भी सब्स्टिट्यूट उसके सॉल्यूशन है। तो अभी ये अलग अलग डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स मैंने बताए, जहां पे आपको अभी समझ में आया होगा कि केमिस्ट्री सिर्फ लैबोरेटरीज में सिर्फ टाइट्रेशन, सिर्फ एंड पॉइंट या फिर कंपाउंड या फिर उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना ही नहीं है। तो केमिस्ट्री आपके बॉडी में भी है, केमिस्ट्री आपके आजू बाजू में भी है, और अलग अलग केमिकल्स और उसके प्रॉपर्टीज, उसके एक्टिविटीज, उसके अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पे पूरी जगह अवेलेबल है। लेकिन आपको सिर्फ नजरिया चेंज करना है कि आपको उस हिसाब से उसको देखना है कि ये मेटल और उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये मटेरियल उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और ये रिएक्शन कैसे हो सकती है। अगर वो अलग एक एडवर्स रिएक्शन है जो आपको नहीं चाहिए, तो उसको फिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे केमिस्ट्री और केमिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल आपको देखना चाहिए। तो ये रेफरेंस साइट है जहां से मैंने ये मटेरियल लिया है और उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया है। तो सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूंगा आपको
कि आप अलग अलग तरीके से केमिकल लोचा करते रहे। केमिकल लोचा करते रहे मीन्स आप अलग अलग तरीके से डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में आप केमिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल के प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से सीखते रह जाइए। थैंक यू वेरी मच।